गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे टी बीम के बारे में। ठीक है, टी बीम का डिजाइन किस तरीके से करेंगे, इसमें रेनफोर्समेंट कैसे देंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले टी बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, जब जो टी बीम है हमारा, ठीक है, ये ऊपर माना स्लैब होगी और सामने ये वेब दिखाई देगी आपको, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, जो डेप्थ रहेगी ये फ्लेंज की रहेगी। ठीक है, ये विड्थ रहेगी, ये हमारा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ओके, वी एफ बराबर, ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ये स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम, ये हमारा वेब और ये कहलाता है फ्लेंज। ओके, और ये क्या है, विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, अब इस टी बीम में सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी बीम, कि इफेक्टिव विड्थ को हम किस तरीके से निकालेंगे, टी बीम के लिए किस तरीके से निकालेंगे। जब टी बीम हमारा एक के साथ में कई बीम हमारी आ रही हो तब हम कैसे निकालेंगे, और टी बीम अकेला आ रहा हो, आइसोलेटेड हो, तब हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो विड्थ ऑफ फ्लेंज, जो विड्थ ऑफ फ्लेंज जो निकालेंगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी बीम जो निकालेंगे, टी बीम कह दो या फ्लेंज कह दो, ठीक है, तो बराबर होगा L0/6 + 6DF + BW। ठीक है, BW तुम्हारा विड्थ ऑफ वेब, DF ये तुम्हारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है, इंटू 6, और L0/6, और L0 क्या है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। ठीक है, तो L0 वहाँ तक लंबाई रहेगी जहाँ से जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट है अपना साइन चेंज करता है, जहाँ पर अपना कर्व, उसका जो कर्व है वो चेंज होता है, वहाँ से वहाँ तक की दूरी हो जाएगी, जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, तो उस तक की पॉइंट की तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, L0 कहेंगे। ठीक है, इसमें से, और दूसरा रहता है हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज बराबर BW + L1/2 + L2/2। इन दोनों में से हम जो भी मिनिमम आएगा उसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कहेंगे हम। ओके, तो दोनों में से जो मिनिमम आएगा, L1/2 और L2/2 वो क्या रहेंगे, जैसे मानो जो टी बीम है, जो अगला जो नेक्स्ट बीम आएगा उस तक के बीच का क्लियर स्पैन रहेगा। ऐसे ही इधर की तरफ जो टी बीम से, मतलब दूसरी तरफ जो बीम होगा उस तक का जो क्लियर स्पैन होगा उस बीम से लेके, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम, ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, L1/2 और L2/2। मानो ये एक बीम यहाँ पर है और एक बीम इधर है, ठीक है, तो दोनों बीमों के बीच की जो दूरी है उसको कहेंगे हम L1, और इधर की तरफ तो L2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर ये कंटिन्यूस बीम में हम L0 कैसे निकालेंगे, जो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ये है जीरो मूवमेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, तो कंटिन्यूस बीम के केस में L0 की जो वैल्यू होती है वो 0.7 L इफेक्टिव पर होती है। जो L इफेक्टिव सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है उसका हम 0.7 टाइम्स कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, L0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टी बीम के केस में इन दोनों फॉर्मूले को हम लगा के देखेंगे, दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो क्या रहेगा, हमारा इफेक्टिव विड्थ रहेगा टी बीम का। तो टी बीम का इफेक्टिव विड्थ इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं, अगर ये अकेला बीम होता है, आइसोलेटेड टी बीम होता है, वहां पर और भी कोई बीम नहीं है टी बीम, तो तब वहां पर हम किस तरीके से इफेक्टिव विड्थ हम कैलकुलेट करेंगे उसे भी देख लेते हैं। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज बराबर L0 / L0/V + 4, ये पूरा इसके बटे में रहेगा, प्लस BW। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं अलग से। ठीक है, ये पूरा अलग, ठीक है, ये पूरा इसके साथ में प्लस BW। ओके, तो L0/V + 4 + BW, और या विड्थ ऑफ फ्लेंज बराबर V, इन V क्या, ये वाली। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो हमारा आइसोलेटेड बीम के लिए, टी बीम के लिए क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टिव विड्थ हो जाएगा। ठीक है, फ्लेंज का। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने टी बीम का देखा, जब वो बीम हमारा कई बीम आ रहे हो तब हम टी बीम का इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट करें तो किस तरीके से करेंगे। दूसरा हमने देखा आइसोलेटेड टी बीम के लिए अगर हमें इफेक्टिव विड्थ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में से, टी बीम में से, तो यहाँ से ही पूछा जाता है। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए। अब इसमें एल बीम और आ जाता है कि एल बीम का इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो भी हम इसमें ही देख लेंगे। ठीक है, एल बीम इस तरीके से, मानो बीम ऐसे पड़ा हुआ है और इस तरीके से दूसरी तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब इस तरीके से एल बीम है। ठीक है, तो उसमें इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालेंगे, तो उसमें निकालेंगे विड्थ ऑफ फ्लेंज बराबर L0/12। ठीक है, जैसे यहाँ था L0/6, यहाँ पर L0/12 + 3DF +
BW। ओके, या विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर BW प्लस L1/2 प्लस L2/2। ओके, L1/2, ठीक है, ये हमारा L1/2 और L2/2। ठीक है, L1/2 मतलब दूसरा जो बीम रहेगा उस तक की दूरी, और इधर की तरफ एक और बीम रहेगा L बीम, उस तक की दूरी। ठीक है, नियर सपोर्ट की जो रहेगा वहां तक की दूरी, क्लियर स्पैन जो होगा L1/2 प्लस L2/2। ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हमारा इफेक्टिव विड्थ होगा L के केस में। ओके, तो दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस है, तो ध्यान रखना टी बीम के लिए और L बीम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर L0y यहाँ पर कितना था, 6 था। ठीक है, यहाँ पर हो गया 12 प्लस 3DF प्लस BW। ओके ओके, देखा जाए तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम 2 का क्या कर लें, कॉमन ले लें। ठीक है, तो 2 का कॉमन ले लेते हैं तो इस तरीके से फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर L0/12 प्लस 3DF प्लस BW। ओके, दूसरा VF बराबर BW प्लस L1/2 प्लस L2/2। दोनों में से मिनिमम आए वो हमारा L बीम के लिए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव विड्थ हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं आइसोलेटेड के लिए। जब हमारा अकेला L बीम आता है तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर आइसोलेटेड L बीम के लिए विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर 0.5 L0 डिवाइड बाई L0/B प्लस 4 प्लस BW। ठीक है, या विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर V। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो क्या होगा, L बीम के लिए, आइसोलेटेड L बीम के लिए इफेक्टिव, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज होगा। ओके, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, इसमें और इसमें बस 0.5 का अंतर है। ठीक है, ये वैल्यू बिल्कुल सेम है 0.5। ठीक है, 0.5 प्लस L0/B प्लस 4 और प्लस BW, और विड्थ ऑफ फ्लैंज बराबर B। इन दोनों में से जो भी मिनिमम आए वो L बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ होगी हमारी। ओके, तो अब तक ये समझ में आया हमें L बीम के लिए और T बीम के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है अगर T बीम में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 101% आइसोलेटेड का आता है सबसे ज़्यादा, 100% ये वाला क्वेश्चन रहता है। इसके बाद में इन दोनों में से, ठीक है, यहाँ से आइसोलेटेड के लिए दोनों में से कोई सा भी सवाल पूछ सकता है। T बीम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा आपका। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में भी बनता है। अगर मैं बात करूँ SSC JEE में भी क्वेश्चन बन जाता है, गेट में भी क्वेश्चन बन जाता है, इंजीनियरिंग सर्विस में भी क्वेश्चन बन जाता है, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये यहाँ से इन फॉर्मूले से आराम से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे एनालिसिस ऑफ टी बीम, कि हम इन एनालिसिस इस तरीके से करें हम टी बीम का। ठीक है, तो हमारे ये टी बीम है, तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्टों में तोड़ लिया। ठीक है, इसको डॉट 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 करके ये पार्ट हमने अलग कर लिया, और ये जो फ्लैंज का जो पार्ट था इसको हमने अलग कर दिया। तो इसको कैसे लिखा, ये BW था, ये हमारा BW। ठीक है, ये हमारा VW हो गया। इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, देखो ये जो हम करते हैं एनालिसिस, जैसे हमने डबली रेनफोर्स बीम का भी किया था, एक सिंगली रेनफोर्स बीम बना के किया था, फिर उसके बाद में दूसरा हमने अलग पोर्शन कर दिया था। इसी तरीके से इसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको 2 पार्टों में तोड़ लिया, ये वाला पार्ट अलग निकाल दिया, और फिर उसके बाद में जो बचा रिमेनिंग वो वाला पार्ट हमारा अलग रहेगा। ठीक है, एनालिसिस की दृष्टि से, जिससे हम इसको सिंपल कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, VW का ये वाला बन गया, और ये एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह कार्य करेगा, बिल्कुल जैसे हमारा टेंशन में हमने रेनफोर्समेंट दी थी उसी तरीके से ये काम उसका हम डिजाइन कर देंगे। तो सिंगली रेनफोर्स बीम आपका डबली में भी तैयार हो जाएगा, इसमें भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगली से सवाल आता है वो पूरी तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब इसमें से ये निकल गया, तो जो टोटल विड्थ है वो कितनी है, विड्थ ऑफ फ्लैंज VF है, जो आप इस तरीके से निकालोगे या सवाल में दे रखी होगी जब हम एनालिसिस करेंगे। तो विड्थ VF में से BW को कम कर दें, ये BW है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये विड्थ, ठीक है, इसमें से हम, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा दें तो ये तो सेक्शन बचा। ठीक है, तो विड्थ ऑफ फ्लैंज माइनस VW। ठीक है, तो VF माइनस VW ये निकल गया, तो ये पोर्शन हमने अलग ले लिया। तो अगर हमें मूवमेंट निकालना होगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम ए, इस बीम का पूरे का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसका मूवमेंट और प्लस इसका मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस B, इस वाले का B, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस C, ठीक है, इस वाले का। तो दोनों का हम मिला के निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें, इसका और इसका, तो टी बीम का हम एनालिसिस कर सकते हैं। दोनों का हम क्या निकाल देंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे। अब हमारे पास में 2 केस आते हैं। 2 केस में से सबसे पहला केस ये रहेगा, जब हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या XU की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा DF पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसमें 2 केस लेंगे। क्या क्या लेंगे, कि
कि अगर XU की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, और DF से XU की वैल्यू ज़्यादा हो जाए DF से, मतलब D इस वाले में आ जाएगा पोर्शन में, और DF की वैल्यू ठीक है अगर ज़्यादा हो जाए XU से तब क्या होगा। तो दो केस को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, जब DF की वैल्यू XU से ज़्यादा है। XU आपने इस तरीके से निकाला 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू V, जो सिंगली रेनफोर्स बीम में आप निकालते हैं। सेम इसी तरीके से आप XU की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। और दूसरा इससे निकालेंगे XU मैक्स बराबर 0.53 इंटू D, 0.48 D इंटू 0.46 D किसके लिए, FE 415 के लिए, ये 500 के लिए, ये 415 और ये 250 के लिए। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों में कंपेयर करके हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा टी बीम है वो डबली है या सिंगली है। ओके, अब अगर सबसे पहला केस आ जाता है जब ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, XU से। यहाँ से वैल्यू निकाला आपने, मानो एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पर ही कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज बराबर 100 mm है या 200 mm। ठीक है, 200 mm। ओके, आपका 200 mm क्या है, DF, और जो XU की वैल्यू जो निकली वो निकली आपकी, XU की वैल्यू निकली आपकी 150 mm। ठीक है, तो ये केस बन गया। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर से XU कितनी दूरी पर होगा, ये टोटल 200 है तो करीब 150 पर होगा यहाँ पर। ठीक है, XU हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो XU की वैल्यू ये हमारी कितनी निकल के आई, 150, 150 mm। ठीक है, अगर जब ये केस बन जाता है तो हम इस बीम को एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह ही डिजाइन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब अगर ऐसा केस आ जाए कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू किससे ज़्यादा आ जाए, XU से ज़्यादा आ जाए, जो XU वैल्यू है, ठीक है, इससे अगर DF की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, इससे निकालने पर दोनों से हमने कंपेयर करके देखा जो मिनिमम होगी उससे भी क्या आ जाता है, कम आ जाती है मिनिमम वैल्यू किससे, डेप्थ ऑफ फ्लैंज से। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह डिजाइन करेंगे। तो ये पूरा सेक्शन जो है, ठीक है, पूरा सेक्शन जो है हमारा ये, ठीक है, एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह डिजाइन हो जाएगा ये पूरा सेक्शन। ठीक है, तो पहला केस क्या, जब DF की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए, XU से वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो पहले केस में हम इसको सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह डिजाइन कर देंगे। अगर कम हो जाती है तो इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि मूवमेंट A का निकालेंगे, इसको निकालेंगे सिंगली का, फिर डबली का निकालेंगे, इसका निकालेंगे वेब का, इसका फ्लैंज का, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। तो दो केस आएंगे हमारे पास में। ठीक है, तो पहला केस की बात कर लेते हैं। जब हम इसको सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह डिजाइन कर रहे हैं तो फॉर्मूला कौन से लगेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के सिंगली वाले लगेंगे। तो देखिए MU बराबर 0.36 FCK, ठीक है, VF। ठीक है, तो BF विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, जब आप डिजाइन करने के लिए बात करोगे तब ये दे रखा होगा VF की वैल्यू। अगर डायरेक्ट सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर ना भी दे रखा हो तो हम विड्थ ऑफ फ्लैंज इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 0.36 FCK इंटू VF, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इंटू XU और D माइनस 0.42 XU। तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था हमारा, ये ओवर के लिए लगा देते थे हम, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, और ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए लगा देते थे। तो MU बराबर 0.87 FY AST और D माइनस 0.42 XU। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, आपको बस सिर्फ B की जगह पे BF ही तो देखने मिला है आपको, बस इतना ही आपका चेंज आया है इसमें। ठीक है, कि जो यहाँ पर यूज कर रहे थे सिंगली रेनफोर्स बीम में जो विड्थ थी, ठीक है, वो बस हमने कन्वर्ट कर दी किससे, विड्थ ऑफ फ्लैंज से कन्वर्ट कर दी। ओके, तो इतना चेंज देखने को मिला है। तो पहला केस तो ये। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में अगर इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं समझाया होगा तो मेरा ये सबसे पहले इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी बीम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब हमारा सबके साथ में होगा, मतलब कई बीम होंगे, जब कई बीम कैसे पता चलेगा, ये बोलेगा सवाल में ये आइसोलेटेड बीम है। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं बोलता है तो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से विड्थ ऑफ फ्लैंज निकाल सकते हैं। इन दोनों में से जो फॉर्मूले में से जो मिनिमम होगी तो ये हो जाएगी। फिर इस तरीके से कंटिन्यूस बीम के लिए ये रहेगा, अगर आता है तो। नहीं आता है, अगर सवाल ऑब्जेक्टिव आ जाए कि कंटिन्यूस बीम के लिए L0 की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 0.7 L इफेक्टिव। ठीक है, L0 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। ठीक है, और आइसोलेटेड के लिए दोनों फॉर्मूले में से जो भी आएगा मिनिमम हमारा, तो वो विड्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और फिर L बीम के लिए, ठीक है, आइसोलेटेड के लिए ये वाली वैल्यू, और अगर मानो आइसोलेटेड नहीं है, मानो अकेली है L बीम तो ये, और नहीं है तो ये वाली। ठीक है, फिर एनालिसिस ऑफ टी बीम, इसमें हम दो केस देखेंगे। दो केस में हमने बताया कैसे इसको दो पार्टों में तोड़ लेंगे, एक पार्ट दो पार्ट। और पहला केस क्या था, जब
DF की वैल्यू ज़्यादा हो जाए किससे, XU से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और XU की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, जो मिनिमम आएगा उसकी भी वैल्यू किससे कम हो जाए, डेप्थ ऑफ फ्लैंज से। तो हमारा पहला केस सिंगली बीम की तरह काम करेगा, और सिंगली बीम को हमने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से निकाला, तो आराम से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहीं तक सवाल पूछा जाएगा मूवमेंट तक ही आपसे, ठीक है, कि आप मूवमेंट निकाल दो सिर्फ, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा ये पूरे वीडियो में, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरा केस ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में एक आध न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है। ओके, दूसरा केस और देख लेते हैं। देख लेते हैं इसको, केस सेकंड को। ओके, केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में हमारे XU की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, DF से ज्यादा हो जाएगी। XU की वैल्यू केस सेकंड को देख लेते हैं। ओके, तो इसमें हमारे दो केस रहेंगे, A एंड B। जब डेप्थ ऑफ फ्लैंज की जो वैल्यू है, DF की वैल्यू और स्मॉल d, इन दोनों का जो रेशो है वो या तो बराबर आ जाए 0.2 के, या कम आ जाए, तो उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस रहती है। तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में हम किस तरीके से करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये दो, इसको इस तरीके से टूटा हुआ है, मानो जो फ्लैंज का पोर्शन है इसको हमने, इसमें जो फोर्स लगा उसको CF बोल रहे हैं, और जो वेब पोर्शन में जो फोर्स लगा उसको CW बोल रहे हैं। ठीक है, ये फ्लैंज है, ये वेब है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें जो फोर्स आएगा, जो फ्लैंज में फोर्स आएगा उसको हम लिखते हैं, जो वेब में आएगा उसको लिखेंगे 0.36 FC के BW इंटू XU लिमिटिंग। वेब में आएगा तो वेब की क्या ले लेंगे, विड्थ ले लेंगे। ओके, तो 0.36 FC के BW इंटू XU लिमिटिंग। और फ्लैंज वाला तो इसमें देख लेते हैं 0.45 FC के प्लस VF माइनस BW इंटू DF, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे हम, जेड लीवर आर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसमें। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर वेब के साथ में कर देते हैं, तो वेब के साथ में किसकी करेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह। ठीक है, जो हमने पोर्शन बनाया था कि दो पोर्शन में बनेगा, एक हमारा सिंगली की तरह जो यहाँ पर पोर्शन बनाया था, और एक तुम्हारा वेब की तरह। ठीक है, वेब और फ्लैंज की तरह। ठीक है, तो 0.36 FC के BW इंटू XU लिमिटिंग, बैलेंस सेक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं इसको, तो D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग प्लस 0.45 FC के इंटू DF BF माइनस BW इंटू DF माइनस DF/2। तो इसमें लीवर आर्म क्या है, D माइनस DF/2, इसमें लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ठीक है, ये किसकी है, फ्लैंज की है। ठीक है, लीवर आर्म, और ये वेब की लीवर आर्म। ओके, तो इस तरीके से हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे केस फर्स्ट में। ओके, अब बात कर लेते हैं केस सेकंड में ही दूसरा ऑप्शन आ जाता है बी। अगर DF/D की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाती है किससे, 0.2 से, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, तो DF बराबर इसको लिख देंगे बाई एफ। ठीक है, बाई एफ के बराबर रख देंगे, और बाई एफ कैसे निकालेंगे, 0.15 XU लिमिटिंग प्लस 0.65 DF। ओके, तो हम जब बाई एफ की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाए, किसके बराबर हो जाए, DF के बराबर, और ये कब लगाएंगे हम, जब DF/D की जो वैल्यू है 0.2 से ज़्यादा हो जाती है तब। ठीक है, तो बाई एफ की जगह पे क्या लिख देंगे हम, ठीक है, 0.15 XU लिमिटिंग प्लस 0.65 DF। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, DF जहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ DF आ रहा था वहाँ पर हम क्या कर देंगे, बाई एफ लिख देंगे। इस वाले फॉर्मूले में DF नहीं आया तो इसमें कोई, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। इसमें DF यहाँ पर आया तो बाई एफ, ठीक है, और कहाँ पर आया DF, यहाँ पर आया तो यहाँ पर बाई एफ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0.36 FC के BW इंटू XU लिमिटिंग, D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ओके, तो इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं। अब इसमें देख लेते हैं फ्लैंज में 0.45 FC के, ठीक है, VF माइनस BW इंटू, और DF के स्थान पर क्या हो जाएगा, YF। ठीक है, YF D माइनस YF/2, तो यहाँ पर DF था, यहाँ पर DF था, हमारे ये कन्वर्ट हो गए। ओके, ये दोनों पोर्शन, बाकी पूरा इसमें कहीं पे भी चेंज नहीं है पूरे पोर्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ टीबीएम कर सकते हैं। इसमें से हम इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू टीबीएम के लिए आराम से निकाल सकते हैं। ओके,
तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें आइसोलेटेड टी बीम के लिए, आइसोलेटेड बीम एल बीम के लिए और टी बीम के लिए जो कंबाइंड होगा उन सब के लिए क्या निकालना है, विड्थ ऑफ फ्लैंज निकाल के आपको देखना है। उसके बाद में अगर सवाल आ जाता है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इससे ऊपर आपका सवाल नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है इसको लगा के हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं टी बीम को लगा के। जैसे इंट्रोडक्शन था, लिमिट स्टेट मेथड था, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड था 3 चैप्टर, और फोर्थ में सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन, फिर डबली रेनफोर्स बीम का डिजाइन, ठीक है, उसके बाद में ये टी बीम का डिजाइन। ठीक है, अब जो आपका रिमेनिंग जो बचता है, अगर चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो आपके 4 चैप्टर बचते हैं। वैसे आपका एक स्लैब रह रहा है, एक कॉलम और एक प्री स्ट्रेस वाला चैप्टर, 3 चैप्टर आपके रह रहे हैं। तो हम अब कॉलम करा देते हैं, कॉलम के बाद में प्री स्ट्रेस, फिर उसके बाद में स्लैब करा देंगे। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आरसीसी स्ट्रक्चर का। ओके, आपका कोई भी पोर्शन छूटा नहीं है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे सिलेबस दे रखा है आपका पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो आपको क्या क्या कॉलम पढ़ा देते हैं, कॉलम के बाद में हम निकालेंगे क्या, आपको बस इसके आइसोलेटेड टी बीम के लिए आपको सवाल देखने पड़ेंगे 1-2। ठीक है, इसके बाद में हम कॉलम चला देते हैं, कॉलम के बाद में प्री स्ट्रेस, उसके बाद में स्लैब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।